वेलकम टू ब्रेनिक एकेडमी लेक्चर 14। डियर एस्पायरेंट्स, आज के सेशन में हमने सेकंड ईयर का यूनिट नंबर 5 और 6 डिस्कस करना है। पीपीएससी के हवाले से देखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, उनसे रिलेटेड जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। जी, ये फर्स्ट पेज का हमने डिस्कस कर लिया था, मिस्टेकनली आज फिर इंक्लूड हो गया। तो यूनिट नंबर 5 में अल्टरनेटिंग करंट का ये चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन तो बहुत कम बनते हैं, लेकिन कुछ दो तीन टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और उनको हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि एसी करंट जो होता है वो साइनोसाइडल वोल्टेज होते हैं। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा जो है ये थीटा जो है वो फेस को रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। कल एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि हम साइन की जगह कॉस क्यों नहीं यूज कर सकते, वो जनरेटर की, सॉरी, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, नहीं नहीं, जनरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जनरेटर के अंदर जो कॉइल रोटेट करती है तो उसके लिए हम जो फार्मूला लिखते हैं ई के लिए, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं, तो वो काज क्यों नहीं। तो भाई काज आप लिख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ड्रा करके दिखानी होती हैं। देखें, अब इसी की बात कर लेते हैं। वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये उस वक्त आप फार्मूला यूज करेंगे जब आपका जो करंट है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से आप यहां से जर्नी अपना स्टार्ट करें तो फिर आपका v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। आप वोल्टेज को लिखेंगे इस तरह, करंट को i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आप चाहते हैं कि आप यहां से अपना जर्नी स्टार्ट करें, यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करें, और आपका ये ग्राफ कुछ इस तरह फिर बनेगा जी। तो अब आपका इस ग्राफ के लिए इस तरह की अगर आपके पास वोल्टेज है जो कि पीक से स्टार्ट आप कर रहे हैं अपना जर्नी, तो फिर आप v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी लिखेंगे। यानी इसमें जब देखें टाइम जीरो था, ये टाइम एक्सिस है, इसमें जब टाइम जीरो था तो वोल्टेज जीरो है, ठीक है। लेकिन इसमें देखें तो जब आपका टाइम जीरो है तो आपके पास वोल्टेज जो है वो आपको मैक्सिमम मिल रहे हैं। तो लिहाजा इस केस के लिए आपने फिर v इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। साइन और कॉस एक ही चीज है, फर्क सिर्फ ये है कि जब जीरो से कोई चीज आपने स्टार्ट करनी है तो साइन यूज करना है, जब आपने मैक्सिमम से अपना जर्नी स्टार्ट करना है तो फिर आपने कॉस यूज करना है। इसके बाद पीक वैल्यू किसी भी साइकिल के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम पीक वैल्यू कहते हैं। और पीक टू पीक वैल्यू का मतलब है कि अब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो पीक होती है उन दोनों को आपने ऐड करना होता है। तो पॉजिटिव के लिए भी वी नॉट और नेगेटिव के लिए भी वी नॉट, तो इस तरह आपके पास जो पीक टू पीक वैल्यू आएगी वो टू वी नॉट आ जाएगी। दोनों पीक को आपने ऐड अप कर देना है। एवरेज वैल्यू जो फुल साइकिल में होती है वो जीरो होती है। एक पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है वो जीरो होती है। कैसे, ये देखें, इसमें आपके पास ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो एवरेज वैल्यू जो है दोनों को आप ऐड अप करेंगे तो जीरो दे देगा। और जो एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल की अगर आप बात करें सिर्फ, यानी कि इस हिस्से की बात करते हैं, तो फिर जो एवरेज वैल्यू आती है करंट की वो 0.63 आई नॉट आती है। और जो आर एम एस वैल्यू है ये तो बहुत फेमिलियर आपके पास रिलेशन है, सबको ही पता है। वी आर एम एस जो है वो 0.707 वोल्ट, वी सॉरी वी नॉट, और आई आर एम एस जो है वो 0.707 आई नॉट के इक्वल होता है। तो ये रहा हाफ साइकिल वाली चीज जो है ना, ये आपके लिए नहीं होगी, बुक में मेंशन नहीं है, तो इसलिए नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज जो है मैंने आउट ऑफ बुक यहाँ पे मेंशन की है कि जो स्केयर वेव होते हैं उसके लिए आर एम एस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, ये सारी की सारी इक्वल होती हैं। वैसे तभी हमने ऊपर आर एम एस का और पीक वैल्यू का आपस में रिलेशन देखा है। आई आर एम एस जो है वो 0.707
ऑफ आई नॉट है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू का 70%, उसे हम कहते हैं आरएमएस वैल्यू। लेकिन अगर आपके पास स्केयर फॉर्म में वेव है तो उसकी आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, ये सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब जरा फेज लैग और फेज लीड की बात करें, हमारे पास कुछ चीजें होती हैं कि रजिस्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए, इंडक्टर के लिए। तो रजिस्टर में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता वोल्टेज और करंट के दरमियान। कैपेसिटर में डिफरेंस होता है, लेकिन जो करंट है वो लीड कर रहा होता है और वोल्टेज जो है वो लैग कर रहे होते हैं। कितना कर रहे होते हैं, 90 के एंगल से कर रहे होते हैं। और इसमें जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है, यानी जो कि कैपेसिटर रेजिस्टेंस फ्राहम करता है, वो आप फाइंड कर सकते हैं। एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी या 1/ओमेगा सी। इसी तरह इंडक्टर की बात करें तो इसमें वोल्टेज लीड कर रहे होते हैं, करंट लैग कर रहा होता है और 90 के एंगल से ही कर रहा होता है, वोल्टेज लीड कर रहा होता है। और इसमें जो इंडक्टर रेजिस्टेंस फ्राहम करता है, जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ था इससे रिलेटेड, इंडक्टेंस से रिलेटेड। तो ये छोटा सा फार्मूला है, लेकिन ये छोटा नहीं रहता, ये बहुत बड़ा बन जाता है जब आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी लगानी होती है, इंडक्टेंस की भी लगानी होती है। तो फिर उनको अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक्चुअली तंग करती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। लिहाजा अपनी प्रैक्टिस जो है ना वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज की बेहतरीन कर लें। इम्पीडेंस क्या चीज है? combined effect of all resistances offered by resistor, capacitor and inductors in the circuit। किसी भी सर्किट के अंदर अगर जितनी चीजें लगी होती हैं उन सब की जो कंबाइंड इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस वाला, उसे हम कहते हैं इम्पीडेंस। जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर एम एस ओवर आर, आई आर एम एस से हम इसको जाहिर करते हैं। अगर आपके पास आर सी सीरीज सर्किट है तो उसकी इम्पीडेंस आप कैसे फाइंड करेंगे? आर स्केयर प्लस 1/ओमेगा सी का स्केयर और ऊपर स्केयर रूट ले लेंगे। और इसका जो फेज है थीटा आप कैसे फाइंड करेंगे? टेन इनवर्स 1/ओमेगा सी आर। इसी तरह अगर आपके पास आर सी पैरेलल सर्किट है तो उसमें, सॉरी ये आर सी नहीं बल्कि आर एल सर्किट होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, ये आर एल सीरीज सर्किट है। आर एल सीरीज सर्किट। तो इसके लिए जो आपके पास जी की वैल्यू है वो वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस ओमेगा एल का होल का स्केयर। उसमें 1/ओमेगा सी का स्केयर था, इसमें ओमेगा एल। और वैसे भी आपने देखा होगा कि अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया है, रिएक्टेंस की बात भी हमने की थी, तो उसमें भी ऐसे ही था। कैपेसिटर के लिए 1/ओमेगा सी था और इंडक्टर के लिए ओमेगा एल था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि कैपेसिटर के केस में 1/ओमेगा सी का स्क्वायर है और इंडक्टर के केस में ये सिंपली ओमेगा एल का स्क्वायर है। और इसका जब आपने फेज फाइंड करना है थीटा, तो टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा एल को ऊपर रखना है, इसमें ये ओमेगा सी को नीचे रखा था और आर से डिवाइड करना है। तो ये ओमेगा एल ऊपर रखा और आर से डिवाइड कर दिया। कंसेप्ट दोनों का सेम है, फर्क सिर्फ ये है कि कैपेसिटर के लिए जो ओमेगा सी है वो वैल्यू आपने इनवर्स में लेनी होती है, रेसिप्रोकल लेनी होती है, लेकिन जो ओमेगा एल है वो आपने न्यूमिनेटर में ही रखना होता है। इसके बाद पावर जो है वो P इज इक्वल टू आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाई वी आर एम एस कॉस थीटा। और कॉस थीटा जो है ये पावर फैक्टर है और पावर फैक्टर आप फाइंड कर सकते हैं आर ओवर जी के साथ। सीरीज रेजोनेंस सर्किट, ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, ये बुक में मेंशन नहीं है, ये वाला पावर फैक्टर फाइंड करने का। कॉस थीटा जो है ये पावर फैक्टर, ये लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ था कि पावर फैक्टर किसे कहते हैं, तो कॉस थीटा को कहते हैं। फाइंड कैसे करते हैं? आर ओवर जी से। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, पीपीएससी में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई नहीं होते, बहुत सादे से क्वेश्चन होते हैं, आपने करने होते हैं। इसी तरह सीरीज रेजोनेंस सर्किट में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है
बहुत फेमिलियर रिलेशन है, एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ये कब होती है? जब आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल आपस में इक्वल हो जाती है, उस वक्त रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। और ये अंडर रूट एल सी का मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, इसकी डायमेंशन याद रख लीजिएगा ये वाली। ये चूंकि 1 में आ रहा है तो इस साइड पे फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है ये सारी चीज जो है ना ये टाइम के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/t होता है, लिहाजा ये सारी चीज टी होनी चाहिए, यानी अंडर रूट एल सी की जो डायमेंशन है वो टाइम वाली होनी चाहिए। तो इस तरह चीजें सीखा करें कंपैरिजन के साथ। इम्पीडेंस जो है वो रेजिस्टिव होती है सीरीज रेजोनेंस सर्किट में, आई और वी इन फेज होते हैं, इम्पीडेंस मिनिमम होती है, करंट मैक्सिमम होता है। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये चीजें भी आपने लाजमी याद रखनी है सीरीज रेजोनेंस की और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की। पावर फैक्टर 1 होता है। और अगर हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की बात करें तो इसमें क्या है, कुछ काफी चीजें इससे सेम है सीरीज के, एक दो चीजें डिफरेंट है। मसलन उधर इम्पीडेंस रेजिस्टिव है, इधर भी इम्पीडेंस रेजिस्टिव है, वी और आई इधर भी इन फेज ही है। फर्क सिर्फ इम्पीडेंस का है कि उधर इम्पीडेंस मिनिमम थी, यहाँ पे मैक्सिमम है, वहां पे करंट मैक्सिमम था, यहाँ करंट मिनिमम है। पावर फैक्टर वहां भी 1 है और इधर भी 1 है। ये थे जी यूनिट नंबर 5 में से इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हमने डिस्कस करनी। यूनिट नंबर 6 पे आते हैं, फिजिक्स ऑफ सॉलिड में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, आपके पास 3 किस्म के सॉलिड्स होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, एक एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, और एक दरमियानी कंडीशन होती है जिसे पॉलीमेरिक सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट्स होती है एटम्स की। एमॉर्फस में या ग्लासी सॉलिड में इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। एमॉर्फस को आप विदाउट फॉर्म या विदाउट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। एमॉर्फस सॉलिड को आप फ्रोजन लिक्विड भी कहते हैं, फ्रोजन लिक्विड्स। इसके अलावा पॉलीमेरिक सॉलिड जो है वो इन बिटवीन होते हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के। क्रिस्टल लैटिस क्या है? रेगुलर 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है, कंसिस्ट ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल जो है वो आपस में जब अरेंज होते हैं एक रेगुलर पैटर्न के साथ, तो हमारे पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, 3 किस्म के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। यंग मॉडुलस है, शेयर मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है। यंग जो मॉडुलस है इसका ताल्लुक है कंप्रेसिव स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेस के साथ। रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, ये कंप्रेसिव का वर्ड लाजमी याद रखिएगा। यंग मॉडुलस के लिए जो टेंसाइल है, टेंसाइल को आप कंप्रेसिव भी कह सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस टू कंप्रेसिव स्ट्रेन। ये लीनियर डिफॉर्मेशन के लिए होता है। शीयर मॉडुलस में आपके पास रेशियो ऑफ शीयर स्ट्रेस टू शीयर स्ट्रेन होता है, और इसमें स्ट्रेन को आप टेन थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज भी याद रखें कि स्ट्रेन जो है वो टेन थीटा से आप रिप्रेजेंट करते हैं। बल्क मॉडुलस ये 3D डिफॉर्मेशन होती है। वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन, इसमें चेंज इन वॉल्यूम हम स्टडी करते हैं। स्ट्रेन जो है वो चेंज इन वॉल्यूम से रिलेटेड है। 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ था कि ब्रेवस लेटर्स कितने होते हैं, तो 14 ब्रेवस लेटर्स होते हैं। क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं और ब्रेवस लेटर्स 14 होते हैं। क्रिस्टल सिस्टम का भी एक लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ था, आपको पता है 7 होते हैं, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, इस तरह करके उनमें से एक आया हुआ था। मुझे याद नहीं है कि कौन से वाला एग्जैक्टली था, लेकिन उनमें से एक आया था। तो आपने ये पैरामीटर याद रखने हैं, ए बी सी की वैल्यू, खास करके जहाँ पे तीनों इक्वल होते हैं और जहाँ पे तीनों एंगल 90 होते हैं, और इस तरह जहाँ पे तीनों पैरामीटर जो है वो अनइक्वल होते हैं और तीनों एंगल जो है वो 90 के इक्वल नहीं होते। ये 4 केस जो है ना वो तो आप याद कर लें साथ में से। इसके बाद ये एक फिगर है जिसमें हमारे पास कोई इलास्टिक मटेरियल था, उसको हमने देखा है कि उसकी कौन कौन सी लिमिट्स हैं। तो ये देखें जी, सबसे पहले हमारे पास 0 से ए, 0 से ए का मतलब है कि आपके स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू हुक लॉ।
लेकिन और इस पॉइंट ए पे इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। अब ए से जब आप बी की तरफ जाते हैं तो इलास्टिसिटी अभी भी मेंटेन है, जो बॉडी है जो ऑब्जेक्ट है वो अभी भी इलास्टिक लिमिट में ही है, लेकिन अब प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो वाली नहीं रही जो 0 से ए वाली थी। इसे बी वाले पॉइंट को कहते हैं हम यील्ड पॉइंट। अच्छा, बी से जब सी की तरफ गया है तो ये वाला जो हिस्सा है बी से सी, इसमें होती है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मीन कि जब आप बी से आगे फर्दर इस पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आता। 0 से ए में भी वापस आ जाता है, अपनी ओरिजिनल शेप रिटेन करता है। ए से बी में भी वो अपनी ओरिजिनल शेप रिटेन करता है। लेकिन जब बी से सी एरिया में आप जाते हैं, इस रेंज में जाते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो अब बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप को मेंटेन नहीं करता और इसे हम कहते हैं अब इसकी प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक लिमिट शुरू हो गई है। अच्छा, सी से जब आप फर्दर इस पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो एक पॉइंट डी आएगा और डी पे ये फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये लिमिट देख लें, ए वाली जो है प्रोपोर्शनल लिमिट, बी वाली यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट, और सी वाला जो है वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और जो डी वाला है ये फ्रैक्चर यहाँ पे हो जाता आके। डक्टाइल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करते हैं, यानी जब उन पे आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो कुछ ना कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करते हैं और उसके बाद फ्रैक्चर होते हैं। लेकिन ब्रिटल जो होते हैं इन पे जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं ये कुछ हद तक स्ट्रेस बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उसके बाद इनमें डिफॉर्मेशन नहीं होती बल्कि डायरेक्ट ये टूट जाते हैं। और इनके एग्जांपल जो है वो ग्लास है, हाई कार्बन स्टील है। स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स, जो मटेरियल डिफॉर्म होते हैं उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, स्ट्रेन एनर्जी जिसे हम कहते हैं, वो क्या है? स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। जो आप वर्क करते हैं उसको डिफॉर्म करने के लिए वो इक्वल है 1/2 L मल्टीप्लाई बाई एफ। एल क्या है? एल इज एक्सटेंशन इन वायर, यानी उस वायर को जितना आपने एक्सटेंड किया है स्ट्रेस अप्लाई करके। एफ जो है अप्लाइड फोर्स है। और इसी स्ट्रेन एनर्जी को, वर्क डन को आप एक और फॉर्म में लिख सकते हैं मॉडुलस की फॉर्म में। ये जो ई इन्वॉल्व हुआ है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ई ए मल्टीप्लाई बाई लेंथ का स्क्वायर ओवर एल। अच्छा, ये एल जो स्मॉल एल है, फर्क याद रखें, ये स्मॉल एल जो है ये है एक्सटेंशन, और ये जो कैपिटल एल है ये है ओरिजिनल लेंथ। ये याद रखिएगा, एल इज टोटल लेंथ ऑफ वायर और एल जो है ये स्मॉल एल जो है ये एक्सटेंशन है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, कंडक्टिविटी जो मेटल्स की है वो 10⁻⁷ ओहम मीटर का इनवर्स होती है, और जो वुड है, डायमंड है, इनकी कंडक्टिविटी वेरी लो होती है। रेंज दी हुई है 10⁻⁻10 से 10⁻20 तक। जो सॉलिड्स विद इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी है उनकी कंडक्टिविटी है 10⁻⁶ टू 10⁻⁴ ओम मीटर का इनवर्स। एनर्जी बैंड थ्योरी, इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दिस बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। बैंड अबव द वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड कहलाता है। वैलेंस बैंड से जो ऊपर वाला बैंड है वो कंडक्शन बैंड कहलाता है। वैलेंस बैंड खुद जो है वो कंप्लीटली फील्ड होता है, और जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फील्ड होता है। फर्मी एनर्जी, फर्मी एनर्जी जो है ये लाजमी टॉपिक देख लें, है तो ये एमएससी लेवल का, लेकिन इसको आप जरा यहाँ पे देखें, इसमें से भी क्वेश्चन आता है पेपर में। फर्मी एनर्जी, वैल्यू ऑफ फर्मी लेवल एट 0 केल्विन इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। 0 केल्विन पे जो एनर्जी लेवल होता है ये फर्मी एनर्जी लेवल कहलाता है, और ये इन बिटवीन होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के। ये मैंने फिगर बनाई हुई है, इन दोनों के दरमियान ये होता है। इट इज आल्सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन अटेन एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी गेन कर सकता है उसको भी आप कह सकते हैं फर्मी एनर्जी। फर्मी लेवल
इट इज एनर्जी लेवल बिलो विच ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, इससे नीचे जितने भी एनर्जी लेवल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। और अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक में जैसे ही कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, सपोज आप एन टाइप बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता है एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेस हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो जैसे ही ज्यादा होते हैं तो एनर्जी लेवल आपका शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। और पी टाइप में चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, लिहाजा जो फर्मी लेवल है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इसने अपनी डेफिनेशन को मेंटेन रखना होता है कि इससे नीचे तमाम लेवल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और इससे ऊपर जो है वो एम्प्टी होते हैं एनर्जी लेवल्स। 0 केल्विन पे, ये याद रखिएगा, फर्मी एनर्जी का रिलेशनशिप है 0 केल्विन के साथ। फर्मी एनर्जी एट 0 लेवल 0 केल्विन, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन इंसुलेटर्स कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, और एनर्जी गैप जो होता है वो कई इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ये तकरीबन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड इसके अराउंड अबाउट आगे पीछे इसकी वैल्यू होती है। कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स आर ओवरलैपिंग, दोनों बैंड आपस में ओवरलैप कर देते हैं, कोई इनके दरमियान एनर्जी गैप नहीं होता। सेमीकंडक्टर की बात करें तो इनमें जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड होते हैं ये पार्शियली फिल्ड होते हैं, इनके दरमियान नैरो एनर्जी गैप होता है इन द रेंज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसुलेटर के लिए याद रखें, मैंने आपको बताया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इससे आगे पीछे आगे या ज्यादा ही हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो सिलिकॉन के लिए आपको पता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मीनियम के लिए 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अच्छा, 0 केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर होता है उसे हम पेयर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, और वो बिहेव करता है एज इंसुलेटर। 0 केल्विन पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो एज ए इंसुलेटर होता है। नो इलेक्ट्रॉन लाइज इन कंडक्शन बैंड, 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड आर कंप्लीटली फिल्ड, जर्मीनियम सिलिकॉन आर परफेक्ट इंसुलेटर एट 0 केल्विन। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप कैसे बना सकते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर आप दो किस्म की इंप्योरिटीज ऐड करने से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट ऐड करने से। अब पी टाइप अगर आपने बनाना है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि सिलिकॉन या जर्मेनियम, इसके अंदर आप डोप कर सकते हैं ट्राईवेलेंट, यानी कि एल्यूमिनियम, बोरोन या गैलियम, इंडियम वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं इनसे मतलब किसको ऐड करना है, ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन लेवल के क्वेश्चन है, बड़े तंग करते हैं। वहां पे यूनिट पूछ लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछ लेते हैं, कोई फार्मूला पूछ लेते हैं, इस तरह की चीज पूछ लेते हैं कि पी टाइप बनाने के लिए आपने कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करनी है, तो ये याद रख लीजिएगा, एल्यूमिनियम, बोरोन, गैलियम, इंडियम वगैरह। इसी तरह एन टाइप अगर आपने बनाना है तो आपने जर्मीनियम या सिलिकॉन जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, इनके अंदर आपने पेंटावेलेंट कोई एटम ऐड करना है। पेंटावेलेंट आप कौन से, आपके पास आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है। इससे क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, होल्स डेफिशिएंट हो जाएंगे, जबकि पी टाइप में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, होल ज्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे एक और चीज आपको बताता चलूं कि ओवरऑल चाहे पी टाइप है चाहे एन टाइप है, मटेरियल जो है वो न्यूट्रल होता है। ये ना समझिएगा कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ऐसा नहीं है। वो चार्ज कैरियर बड़े हैं, ओवरऑल वो है न्यूट्रल। इसी तरह पी टाइप में होल्स की तादाद बड़ी है लेकिन ओवरऑल वो है न्यूट्रल, क्योंकि आपने जो एटम उसके अंदर बतौर इम्प्योरिटी ऐड की है, आपने वो मुकम्मल एटम उसके अंदर डोपिंग की है। ये नहीं कि आपने सिर्फ उसके अंदर न्यूक्लियस ऐड किया है या सिर्फ उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं। ओवरऑल पी टाइप और एन टाइप न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता इन पे। सुपर कंडक्टर्स ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी एक खास टेम्परेचर पे जाके मैक्सिमम हो जाती है और इनकी रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। फर्स्ट सुपर कंडक्टर जो है वो मरकरी था, जो कि 1911 में डिस्कवर हुआ था, और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 4.2 केल्विन था। इसके अलावा कुछ और भी सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, एल्यूमिनियम बन जाता है, टिन बन जाता है, लेड बन जाता है 1.18,
3.72 7.2 केल्विन, ये इनका क्रिटिकल टेम्परेचर दिए हुए हैं कि किस टेम्परेचर पे जाके ये चीजें भी सुपर कंडक्टर बन जाती हैं। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कौन से होते हैं? वो सुपर कंडक्टर जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से ज्यादा हो। और ये 77 केल्विन क्या है? ये लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये लाजमी चीज याद रखिएगा, लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट 77 केल्विन है। और इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे जो सुपर कंडक्टर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। अच्छा, सुपर कंडक्टर से मतलब आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं जो कि मैंने यहाँ लिखी नहीं है। जो सुपर कंडक्टर होता है ना, पेयर सुपर कंडक्टर, वो डाया मैग्नेटिक मटेरियल होता है। डाया मैग्नेटिक मटेरियल होता है और उसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है काई, वो इक्वल टू होती है -1। ये याद रखें। और ये डाया मैग्नेटिज्म को आप कह सकते हैं लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर को, डाया मैग्नेटिज्म को लॉ ऑफ नेचर भी कहते हैं। तो ये सुपर कंडक्टर के हवाले से याद रखें कि जो पेयर सुपर कंडक्टर होता है वो एक पेयर डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है और उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू -1 होती है। लॉ ऑफ नेचर भी याद रख लीजिएगा, डायमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। इसके बाद आगे जी मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म अराइज होती है बोथ ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कोई भी मटेरियल शो करता है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन या ऑर्बिटल मोशन की वजह से होती हैं। और यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा बात बता दूं कि जो मोस्टली पार्ट होता है मैग्नेटिज्म में वो स्पिन मोशन का होता है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि 70% जो है वो इसका रोल होता है स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। एक जगह मैंने 90% भी पढ़ा है। तो बहरहाल जो मेन बात है वो तो समझ आ गई कि अगर एमसीक्यूज में स्ट्रिक्टली बताया गया हो कि स्ट्रिक्टली मैग्नेटिज्म कहाँ से अराइज होती है या मोस्टली मैग्नेटिज्म कौन सी मोशन से होती है, तो आपने स्पिन मोशन बतानी है। और अगर जर्नल लिखा हो तो फिर आपने दोनों मोशन ही बतानी है। दोनों का ही रोल होता है लेकिन मैक्सिमम जो रोल होता है वो स्पिन मोशन का होता है। इसके बाद आपके पास ये जो स्पिन मोशन है और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनकी वजह से आपके पास मुख्तलिफ मटेरियल बनते हैं। डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म क्या है? इफ बोथ मोशन कैंसल ईच अदर, यानी दोनों जो ऑर्बिटल है और स्पिन मोशन जो है वो अगर एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करती हैं, तो फिर आपका मटेरियल जो है वो डायामैग्नेटिक होता है। और वाटर है, कॉपर है, बिस्मथ, एंटीमनी, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है। और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं, ये भी याद रखें। इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है वो लेस देन 0 होती है, नेगेटिव होती है, ये भी पेपर में आता है। इसके अलावा एक और बात सुन लें कि इस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता इनकी मैग्नेटिज्म पे। चार बातें मैंने आपको बता दी हैं। पैरामैग्नेटिज्म, इसमें स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन आपस में एक दूसरे को रिइंफोर्स करती हैं लेकिन वीकली हद तक, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ये लेकिन बहुत ही वीक। और इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है लेकिन बहुत कम होती है। और ये इनको जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये उस मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं लेकिन वीकली। इसके अलावा टेम्परेचर के साथ इनका इनवर्स रिलेशन है, यानी मैग्नेटिज्म जो है वो 1/T है। फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो फेरोमैग्नेटिक यूं समझने कि पैरामैग्नेटिक का स्ट्रॉन्ग केस है। इसमें भी स्पिन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं। इनको जब आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। और इसमें जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होती है। और टेम्परेचर का इसके साथ भी रिलेशन है 1/T, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से मैग्नेटिज्म कम होती है। इसकी एग्जांपल याद रख लें, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, क्रोमियम है। क्यूरी टेम्परेचर और नील टेम्परेचर,
क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई फेरोमैग्नेटिक जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है, और आयरन के लिए क्यूरी टेम्परेचर 750 डिग्री सेंटीग्रेड है, और नील टेम्परेचर पे कोई एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक में। यानी कि कन्वर्ट होकर किस पे आते हैं, पैरा पे आते हैं, दोनों आते हैं पैरा पे ही है। एक फेरो से पैरा पे आता है और एक एंटी फेरो से पैरा पे आता है। तो ये क्यूरी और नील टेम्परेचर लाजमी याद रख लें। हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लूप, हिस्टेरिसिस लूप में तीन चार चीजें हैं जो याद रखनी है आपने। होता क्या है जी कि जब भी आप कोई मैग्नेटिक मटेरियल किसी, सपोज आप ऐसा करें कि आपके पास एक सोलिनॉइड है और उसके अंदर आप एक आयरन का पीस रखते हैं, तो जब सोलिनॉइड से करंट पास करता है तो करंट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, ये अगर मैं इस तरह साइकिल बनाऊं, तो ये करंट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, ये देखें ऐसे ऐसे जो आपने उसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा है वो मैग्नेटाइज होना शुरू होगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखते हैं तो वो उनके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि अट्रैक्ट करती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। अब होगा क्या, जब मैक्सिमम करंट के बाद करंट डिक्रीज होना शुरू होगा तो मैग्नेटिज्म भी डिक्रीज होना शुरू होती है, और जब ये करंट डिक्रीज होता होता जीरो पे आ जाता है यहाँ पे, तो मैग्नेटिज्म जो है वो यहीं पे रह जाती है, वो जीरो नहीं होती। हालांकि मैग्नेटिज्म को यहाँ जीरो पे आ जाना चाहिए लेकिन ये नहीं आती। ये अब जो मैग्नेटिज्म बाकी रह गई है यहाँ तक, इसे हम कहते हैं रिटेंटिविटी। ये याद रखिएगा, रिटेंटिविटी। इसके बाद मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। ये अभी हम डिस्कस कर लिया है कि जो मैग्नेटिज्म है वो लीड कर रही होती है और करंट जो है वो लैग कर रहा होता है। यानी करंट जीरो हो गया लेकिन मैग्नेटिज्म अभी भी बरकरार है। सैचुरेशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करस्पॉन्डिंग टू मैग्नेटाइजिंग करंट। यानी करंट के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की है जो कि उसके अंदर इंड्यूस हुई है मैग्नेटिज्म, उसको हम कहते हैं सैचुरेशन। और रेमनेस रिटेंटिविटी क्या है जी, टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू रिमेन मैग्नेटाइज इवन करंट इज जीरो। करंट जब जीरो हो गया उसके बावजूद जो मैग्नेटिज्म बरकरार अभी तक मटेरियल के अंदर, उसे कहते हैं रिटेंटिविटी या रेमनेंस। ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। जो रिटेंटिविटी है या रेमनेंस जो बात हम कर रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। इसका यूनिट अगर आपसे पूछ ले जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में आपने इसका यूनिट बताना है। कोएर्सिविटी क्या है, अच्छा कोएर्सिविटी का तल्लक फिर मैं जरा ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ये स्टेयर से लूप इस तरह का बना था, ये वो थी रिटेंटिविटी। अब करंट को हम फर्दर जो है वो डिक्रीज करते हैं, ये फर्दर डिक्रीज हो रहा है। तो फर्दर जब डिक्रीज करते हैं तो ये जो मैग्नेटाइजेशन है ये डिक्रीज होती होती यहाँ पे जीरो पे आ जाती है। यानी जब करंट आपका इस पॉइंट पे पहुंचा है, इतना डिक्रीज हुआ है, तो फिर ये मैग्नेटाइजेशन जीरो हुई है। तो वो करंट जो उस मैग्नेटाइजेशन को जीरो पे लेके आया है उस करंट हम कहते हैं कोर्सिव फोर्स या कोर्सिव करंट कहते हैं। कोर्सिविटी, कोर्सिविटी ऑफ स्टील इज मोर देन आयरन। याद रखें स्टील की कोर्सिविटी ज्यादा होती है, यानी कि इसका मतलब यह है कि उसकी मैग्नेटाइजेशन को डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल होता है, ज्यादा करंट चाहिए होता है नेगेटिव डायरेक्शन में। स्टील इज हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, और याद रखें जो हार्ड मटेरियल होता है वो मुश्किल से मैग्नेटाइज होता है और मुश्किल से डीमैग्नेटाइज भी होता है। यानी ज्यादा एनर्जी लेता है मैग्नेटाइज होने में और ज्यादा ही एनर्जी लेता है डीमैग्नेटाइज होने में। Area of hysteresis loop. It is measure of energy needed to magnetize and demagnetize the specimen during the cycle of current. एक करंट के एक साइकिल में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने के लिए वो जो एरिया बनता है, लूप बनता है, वो आपका हिस्टेरिसिस लूप होता है, जो कि अभी हमने ये देखा इस तरह का। ये ये एरिया जितना कम होगा ये वाला अंदर, इतना ही समझे सॉफ्ट मटेरियल है, और जितना ये एरिया इस तरह ज्यादा होगा, ये एरिया ज्यादा है और ये कम है, तो ये हिस्टेरिसिस लूप जितना ज्यादा एरिया शो कर होगा इतना ही वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होगा, और जितना इसका ये एरिया कम होगा इतना ही वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होगा।
दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क अगेंस्ट इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ डोमेन्स। ये जो करंट एनर्जी है, करंट की फॉर्म में जो एनर्जी ज़ाया होती है, जो उसको मैग्नेटाइज करती है या डीमैग्नेटाइज करती है, एक्चुअली होता क्या है, जो उस मटेरियल के अंदर डोमेन्स होती हैं जो कि ऑलरेडी किसी खास डायरेक्शन में ओरिएंटेड होती हैं, उनको उनकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन में उनको अलाइन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो कि हम कहते हैं कि डिसिपेट हो रही है। ट्रांसफार्मर में यही होता है, हिस्टैरिसीस लॉस की वजह से एनर्जी डिसिपेट होती है, तभी तो इनपुट पावर जो है वो ज़्यादा होती है और आउटपुट पावर जो हमें मिलती है वो कम मिलती है। दिस वर्क इज डिसिपेटेड एज हीट, ये हीट की फॉर्म में ट्रांसफार्मर हीट अप हो जाता है। इसे हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। और लार्ज हिस्टैरिसीस लूप जो होता है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है, और जिसका स्मॉल लूप होता है, हिस्टैरिसीस लूप स्मॉल होता है, वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है। इसका मतलब उसको आसानी से मैग्नेटाइज किया जा सकता है और आसानी से डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। स्टील के बारे में दोबारा लिखा हुआ है कि ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, इसकी जो एनर्जी डिसिपेट होती है पर साइकिल वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आयरन। इसके अलावा अगर आपने कोई परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो आपको एक ऐसा मटेरियल चाहिए होगा जिसकी हाई रिटेंटिविटी है, यानी कि उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन बरकरार रखने की सलाहियत ज्यादा है, और लार्ज कर्सिव फोर्स। ऑफ कोर्स जब उसकी हाई रिटेंटिविटी होगी तो उसके लिए जो कर्सिव फोर्स है वो भी हमें लार्ज चाहिए होगी उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो ये था जी पांचवें और छठे यूनिट में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और सात एक्स्ट्रा बातें भी आपको बताई जो कि बुक में नहीं थी। अभी सेशन का टाइम खत्म होने वाला है, इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं।